आज की हमारी चर्चा एक ऐसे विषय पर है जो टेक्नोलॉजी और रिश्तों के चौराहे पर खड़ा है और शायद हम में से हर किसी को कहीं ना कहीं छूता है। हम्म। हमारे हाथ में जो स्रोत है वो आज की परवरिश के एक बहुत ही अजीब लेकिन बढ़ते हुए चलन को एक नाम देता है, एटीएम पेरेंटिंग। एटीएम पेरेंटिंग। हाँ, ये वो हालत है जहां माता पिता बच्चों को अपना वक्त और तवज्जो देने के बजाय उनकी हर मांग और जरूरत को मोबाइल और पैसे से पूरा करने की एक अनकही कोशिश में लगे हैं। अच्छा। तो आज हम बियॉन्ड एटीएम पेरेंटिंग, द डिजिटल क्राइसिस इन मॉडर्न अपब्रिंगिंग नाम के इस विश्लेषण की गहराइयों में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये नया तरीका क्या है और इसका असर क्या हो रहा है। और चर्चा शुरू करने से पहले एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। जी। इस विश्लेषण का मकसद उंगली उठाना या किसी को दोषी ठहराना नहीं है। ये इस बात को पूरी तरह समझता है कि आज के दौर में मतलब नौकरी का दबाव, महंगाई का बोझ और घर की अनगिनत जिम्मेदारियों के बीच माता पिता खुद भी बेहद थके हुए और कई बार मजबूर महसूस करते हैं। बिल्कुल। तो आज हम किसी को जज नहीं करेंगे, बल्कि उस मजबूरी और उसके नतीजों के बीच जो एक महीन धागा है उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। चलिए इसी धागे को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। विश्लेषण हमें सबसे पहले उस दौर की याद दिलाता है जो शायद अब कहानियों जैसा लगता है। वो बचपन जब शाम का मतलब था गली में दोस्तों के साथ खेलना, जब माँ की डांट में भी प्यार होता था और पापा की सुनाई कहानियों में हम पूरी दुनिया घूम लेते थे। वो एक ऐसी दुनिया थी जहां रिश्ते डिजिटल नहीं असली हुआ करते थे। और आज की तस्वीर इससे कितनी अलग है। ये बदलाव बहुत धीरे धीरे, लगभग चुपके से हमारे घरों में आया है। कैसे? आज बच्चा रोता है तो उसे चुप कराने का सबसे आसान और तेज तरीका क्या है? फोन पकड़ा दो। खाना नहीं खा रहा तो उसके सामने कार्टून चला दो। हाँ। अगर वो आपको काम नहीं करने दे रहा तो कोई गेम ऑन कर दो। ये एक क्या कहते एक डिजिटल शांत करने वाले खिलौने जैसा बन गया है। तो क्या ये बस एक आसान रास्ता है या हम इसे जरूरत से ज्यादा बड़ी बात बना रहे हैं? आखिर हर माता पिता चाहता है कि बच्चा शांत रहे। यहीं पर विश्लेषण एक बहुत दिलचस्प बात की ओर इशारा करता है। ये शुरुआत में तो एक आसान रास्ता ही लगता है, एक टूल जो आपकी मदद के लिए है। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ये टूल एक बैसाखी बन जाता है और फिर एक दिन आप देखते हैं कि वो बैसाखी ही बच्चे के व्यवहार को कंट्रोल कर रही है। मतलब जिस चीज को मदद के लिए इस्तेमाल किया था वो अब मालिक बन बैठी है। बच्चे के हर इमोशन का एक ही स्विच है, मोबाइल की स्क्रीन। और ये अनजाने में होता है। माता पिता को पता भी नहीं चलता कि कब सुविधा लत में बदल गई। लेकिन ये इतना भी सीधा नहीं है ना? मुझे लगता है कि हम सब ये जानना चाहेंगे कि माता पिता आखिर ऐसा करने पर मजबूर क्यों होते हैं। बिल्कुल। कोई भी जानबूझकर तो अपने बच्चे को स्क्रीन का आदी नहीं बनाना चाहेगा। बिल्कुल नहीं। और ये विश्लेषण इसी क्यों की तह तक जाता है। आज की जिंदगी एक दौड़ बन गई है। आप सुबह उठते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। ऑफिस के टारगेट्स, घर के बिल, बच्चों की स्कूल फीस। दिन के आखिर तक एक इंसान शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से पूरी तरह निचोड़ लिया जाता है। ऐसे में जब वो थका हारा घर लौटता है और बच्चा जिद करता है कि मेरे साथ खेलो, तो उस वक्त उसके अंदर हिम्मत ही नहीं बचती। पर क्या ये सिर्फ थकावट है या कहीं ना कहीं एक तरह की अनदेखी भी? मुझे पता ये कहना थोड़ा कठोर है, पर ये सवाल उठता है। ये सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन विश्लेषण इसे अनदेखी नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक चक्र के तौर पर देखता है। मनोवैज्ञानिक चक्र? हाँ, एक अपराध बोध का चक्र। माता पिता के मन में कहीं ना कहीं एक गिल्ट होता है कि मैं अपने बच्चे को वक्त नहीं दे पा रहा हूँ। अच्छा। और उस अपराध बोध को शांत करने का सबसे आसान तरीका क्या है? चीजें देना। मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं सकता, लेकिन ये लो नया वीडियो गेम। मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन सकती, पर ये लो तुम्हारा पसंदीदा पिज्जा ऑर्डर कर दिया। बिल्कुल। ये एक तरह का मुआवजा है जो माता पिता अपने ही मन को दे रहे होते हैं। वो अपने समय की कमी को पैसे और चीजों से भरने की कोशिश करते हैं। ये तो एक बहुत ही उलझावा जाल है। मतलब आप अपराध बोध से बचने के लिए जो करते हैं वो ही आगे चलकर और बड़ी समस्या की वजह बन जाता है। एग्जैक्टली। तो इस आसान रास्ते का, इस कोपिंग मैकेनिज्म का बच्चों पर आखिर असर क्या हो रहा है? और यहीं पर यह विश्लेषण थोड़ा डरावना हो जाता है। सही कहा। हम सोचते हैं कि हम बच्चे को शांत करने के लिए एक डिजिटल खिलौना दे रहे हैं, लेकिन असल में हम अनजाने में उनके अंदर एक भावनात्मक तूफान खड़ा कर रहे हैं। तूफान? हाँ। वे बाहर से तो चुप और व्यस्त दिखते हैं, पर अंदर से वे और ज्यादा अकेले, चिड़चिड़े और बेचैन हो रहे हैं। ये विश्लेषण साफ कहता है कि ज्यादा मोबाइल का सीधा मतलब है कम बात करना, कम बाहर खेलना, कम सोचना और कम समझना। और इसके लक्षण क्या है?
हम कैसे पहचाने कि ये असर हो रहा है? लक्षण अब हमारे चारों तरफ हैं। पहला, बच्चे अकेलेपन में सुकून ढूंढने लगते हैं। उन्हें दोस्तों के साथ बाहर जाने से ज्यादा अपने कमरे में स्क्रीन के साथ रहना अच्छा लगता है। वो सामाजिक रूप से कटने लगते हैं। दूसरा, उनमें धैर्य की भारी कमी हो जाती है। डिजिटल दुनिया में हर चीज एक क्लिक पर मिलती है, इसलिए जब असल जिंदगी में इंतजार करना पड़ता है तो वो बौखला जाते हैं, गुस्सा करते हैं, चिढ़ जाते हैं। और तीसरा, जिसका असर सबसे गहरा है, उनका पढ़ाई से मन उचट जाता है। रंग बिरंगी तेज रफ्तार वाली स्क्रीन के सामने उन्हें किताबें और ब्लैकबोर्ड बेहद उबाऊ लगते हैं। तो ये सब सिर्फ आदतें हैं या इससे भी गहरा कुछ हो रहा है? इससे बहुत गहरा कुछ हो रहा है। विश्लेषण का सबसे चिंताजनक बिंदु यही है, बच्चों का भावनात्मक विकास रुक जाता है। भावनात्मक विकास रुक जाता है? जी, इसे ऐसे समझिए जैसे बिना चले दौड़े हमारे शरीर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, वैसे ही बिना असली इंसानी बातचीत, बहस, प्यार और मेल जोल के बच्चों की भावनात्मक मांसपेशियां भी विकसित नहीं हो पाती। भावनात्मक मांसपेशियां? हाँ, सहानुभूति मतलब किसी और के दुख को महसूस करने की क्षमता, धैर्य मतलब निराशा को संभालने की ताकत, अपनी भावनाओं को समझने और व्यक्त करने की कला, ये सब चीजें असली रिश्तों से सीखी जाती हैं, स्क्रीन से नहीं। तो नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि बच्चा बड़ा तो हो जाता है, पर भावनात्मक रूप से वो एक बच्चा ही रह जाता है। लेकिन क्या ये असर स्थायी है? क्या इस विश्लेषण में इस बारे में कुछ बताया गया है कि अगर माता-पिता आज अपना तरीका बदलें तो क्या इस नुकसान की भरपाई हो सकती है? हाँ, और ये उम्मीद की बात है। ये दिमागी सीमेंट की तरह नहीं है जो एक बार सेट हो गया तो बदला नहीं जा सकता। अच्छा। ये एक मांसपेशी की तरह ही है। अगर आप आज से उस पर काम करना शुरू करें तो वो फिर से मजबूत हो सकती है, लेकिन इसमें वक्त और मेहनत लगेगी। जितनी जल्दी शुरुआत की जाए उतना अच्छा। और यही सोच हमें उस कॉन्सेप्ट पर वापस लाती है जिससे हमने शुरू किया था, एटीएम पेरेंटिंग। तो ये गिल्ट कॉम्पनसेशन का जो चक्र है, यही असल में एटीएम पेरेंटिंग की जड़ है। बिल्कुल, ये सिर्फ महंगा फोन या पॉकेट मनी देना नहीं है, ये एक भावनात्मक लेन देन बन गया है। माता पिता अनजाने में कह रहे हैं, मैं तुम्हें ये सारी चीजें देता हूँ, बदले में तुम मुझसे मेरा वक्त और मेरी एनर्जी मत मांगो। वो प्यार और समय के बजाय पैसा और सुविधाएं दे रहे हैं। जी, लेकिन यहाँ विश्लेषण कुछ बहुत ही चुभने वाले लेकिन जरूरी सवाल खड़े करता है। जैसे कि क्या दुनिया का सबसे महंगा टैबलेट माँ की गोद की गर्माहट दे सकता है? या क्या सबसे लेटेस्ट वीडियो गेम पापा के साथ की गई बेवकूफ़ी भरी मस्ती की जगह ले सकता है? और इसका जवाब हम सब जानते हैं, नहीं। और यहीं पर परवरिश और सिर्फ पालन पोषण का फर्क साफ हो जाता है। पालन पोषण और परवरिश। हाँ, पालन पोषण में आप बच्चे की भौतिक जरूरतें पूरी करते हैं, खाना, कपड़ा, मकान, ये जरूरी है। लेकिन परवरिश में आप उसे भावनात्मक सुरक्षा, संस्कार और रिश्ते देते हैं। तो एटीएम पेरेंटिंग एक बेहतरीन पालन पोषण हो सकता है, लेकिन वो एक खराब परवरिश है। वो बच्चों को जिंदा रहना सिखाता है, जीना नहीं। तो अगर कोई माता पिता ये सब सुन रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि हाँ, ये मेरी कहानी है, मैं इस जाल में फंस गया हूं, तो उनके लिए रास्ता क्या है? क्या अब बहुत देर हो चुकी है? बिल्कुल देर नहीं हुई है। और अच्छी बात यह है कि समाधान किसी रॉकेट साइंस में नहीं, बल्कि बहुत छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतों में छिपा है। अच्छा। विश्लेषण कुछ बहुत ही व्यावहारिक कदम सुझाता है। पहला और सबसे जरूरी, रोज नियम से कम 20-30 मिनट सिर्फ अपने बच्चे से बात करने के लिए निकालें। इस दौरान कोई टीवी नहीं, कोई फोन नहीं, सिर्फ आप और वो। और शायद बात करने से ज्यादा जरूरी है सुनना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दूसरा कदम यही है, उसकी बात को ध्यान से सुने, उसकी आंखों में देखकर सुने, ताकि उसे ये महसूस हो कि उसकी बातें आपके लिए दुनिया के किसी भी काम से ज्यादा जरूरी हैं। तीसरा, दिन में कम से कम एक वक्त का खाना पूरा परिवार साथ बैठकर खाएं, बिना किसी स्क्रीन के। ये छोटी सी आदत रिश्तों की गोंद का काम करती है। और चौथा, उनके साथ खेलें, उनके साथ बच्चे बन जाएं। इससे उन्हें ये एहसास होगा कि उनके माता पिता सिर्फ अथॉरिटी नहीं, बल्कि उनके दोस्त भी हैं। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर वो माता पिता क्या करें जो 12 घंटे की थका देने वाली नौकरी के बाद घर आकर पूरी तरह निचोड़े हुए होते हैं? उनमें बच्चे के साथ बच्चा बनने की हिम्मत और एनर्जी कहाँ से आएगी?
क्या इस असली मजबूरी का कोई हल है? ये बहुत ही असली और मुश्किल सवाल है और इसका जवाब शायद परफेक्शन में नहीं, नियत में है। नियत में। जी, विश्लेषण ये नहीं कहता कि आप रोज घंटों खेलें, ये कहता है कि आप रोज जुड़ें। हो सकता है आप थके हुए हैं और आप भागदौड़ वाला खेल नहीं खेल सकते, कोई बात नहीं। तो फिर? आप बस उसके पास सोफे पे बैठ जाइए और उससे पूछिए कि आज उसके दिन का सबसे अच्छा और सबसे बुरा हिस्सा क्या था। वो 5 मिनट का सच्चा कनेक्शन उस 1 घंटे के बेमन से खेले गए खेल से लाख गुना बेहतर है। बात क्वांटिटी की नहीं, क्वालिटी की है। बिल्कुल, मौजूदगी की है। और शायद ये भी जरूरी है कि ये बदलाव सिर्फ बच्चे के लिए ना हो। ये ही सबसे अहम बात है। बच्चों को उपदेश नहीं, उदाहरण चाहिए। अगर आप खुद हर 2 मिनट में अपना फोन चेक कर रहे हैं, तो आप बच्चे को स्क्रीन से दूर रहने के लिए कैसे कह सकते हैं? सही बात है। माता पिता अपना फोन नीचे रखते हैं। तो वो सिर्फ बच्चे को समय नहीं दे रहे होते, वो एक बहुत बड़ा सबक सिखा रहे होते हैं कि असली जिंदगी, असली लोग और असली रिश्ते किसी भी स्क्रीन से ज्यादा दिलचस्प और जरूरी हैं। अंत में इस विश्लेषण में एक सीधी और सच्ची चेतावनी दी गई है। वो कहते हैं कि याद रखिए, आज अगर आपने अपने बच्चे को समय का तोहफा नहीं दिया, तो कल जब आपको उसके समय की जरूरत होगी, तो शायद उसके पास आपके लिए वक्त नहीं होगा। बच्चा वही सीखता है जो वो देखता है। इसे एक पौधे की तरह देखिए। विश्लेषण में बच्चों की तुलना एक फूल से की गई है। उसे खिलने के लिए धूप, पानी और खाद चाहिए। सही। और आपका प्यार उसकी खाद है। आप उसे दुनिया का सबसे महंगा गमला दे दीजिए, लेकिन अगर ये 3 चीजें नहीं मिली, तो वो मुरझा ही जाएगा। मोबाइल की रेडिएशन उसे खिला नहीं सकती? बिल्कुल नहीं। इस पूरी चर्चा से एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। हम हमेशा पूछते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए कैसी दुनिया छोड़कर जाएंगे, पर शायद अब ये पूछने का वक्त आ गया है कि हम इस दुनिया के लिए कैसे बच्चे छोड़कर जाएंगे। ये एक बहुत गहरा विचार है। क्या हम ऐसे इंसान तैयार कर रहे हैं जो दूसरे इंसानों से जुड़ सकते हैं, उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं, उनमें सहानुभूति है, या हम सिर्फ ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना तो जानती है, लेकिन रिश्तों को निभाना नहीं जानती? ये सिर्फ पेरेंटिंग का सवाल नहीं है। नहीं, ये हमारे समाज के भविष्य का सवाल है। और इस विश्लेषण के मुताबिक इस भविष्य को संवारने की शुरुआत हमारे अपने घरों से, हमारे अपने हाथों में रखे फोन को नीचे रखने से होती है।